Assalamu alaikum. My topic of representation is irreversible cell injury, cell death, cell injury. Cell injury definition: serious pathological change due to excessive stress when adaptation are not possible. If stress cell cannot adequate adapt, critically cell function may be impaired, then cell is said to be injured. जब सेल जब किसी भी सेल में पैथोलॉजिकल चेंज आएगी एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से, तो इसे हम सेल इंजरी कहते हैं। अगर सेल के में कोई भी एडेप्टेशन आती है तो वो सेल जो है ओरिजिनल पोजीशन पे बैक नहीं होता, तो उसे सेल इंजरी कहते हैं। सेल इंजरी रिजल्ट when cell stress is so severely that they are not able to adapt, when cells are exposed to inherently damaged agent। सेल इंजरी हमारे पास दो कंडीशन में होगी। जब एक दफ़ा सेल हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें हैवी स्ट्रेस आया है और उसमें कोई अडेप्टेशन नहीं आ सकती, और सेकंड वजह ये हो सकती है कि उसमें कोई डैमेज एजेंट ने एंट्री की है। अगर सेल इंजरी के हम टाइप देखें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं: रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेलुलर रिस्पांस टू स्ट्रेस। सेलुलर रिस्पांस टू स्ट्रेस, जब भी हमारे पास कोई सेल किसी सेल पे कोई स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस की दो किस्में हो सकती हैं, या तो वो माइल्ड होगा या इंजीरियस स्ट्रेस होगा, हैवी स्ट्रेस होगा, स्फेयर स्ट्रेस होगा। जब हमारे पास स्ट्रेस माइल्ड होगा तो एडेप्टेशन आएगी, सेल इंजरी होगी, और जैसे स्ट्रेस रिमूव होगा तो सेल अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। अगर हमारे पास वही स्ट्रेस हैवी होगा तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी आगे फर्दर जाके दो टाइप में डिवाइड होती है, एक नेक्रोसिस और दूसरी एपोप्टोसिस, और दोनों में सेल की डेथ हो जाती है, सेल कम्प्लीटली अपना फंक्शन लॉस कर देता है। टाइप ऑफ सेल डेथ: एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। Apoptosis is the pathway of cell death in which cell activate enzyme that degrade the cell on nuclear DNA and साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। एपोप्टोसिस हमारे पास एक ऐसा सेल डेथ है जिसमें सेल जो है अपनी एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, और सेल जो है एक प्रोग्राम के ज़रिए न्यूक्लियर डीएनए और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन को डिग्रेडेशन हो जाती है और सेल की डेथ हो जाती है। और नेक्रोसिस जो है वो हमारे पास is a form of cell death in which cellular enzyme leak out and ultimately digest cell। इसमें हमारे पास जो है कि सेलुलर एंजाइम जो है वो लीक हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से, और जो सेल को जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब हम नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में डिफरेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम सेल साइज़ देखें तो न्यूक्लियस में जो नेक्रोसिस में सेल साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि सेल नेक्रोसिस का जब प्रोसेस होता है तो सेल मेम्ब्रेन जो ख़राब हो जाती है, तबाह हो जाती है, उसकी वजह से जितना भी फ्लूइड होता है वो सेल के अंदर चला जाता है, इस वजह से सेल स्वेल हो जाता है। लेकिन एपोप्टोसिस में जो है सेल श्रिंक हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमारे पास एपोप्टोसिस एक जो है कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें जब से कोई भी सेल अपने आप को ब्रेक डाउन करना चाहेगा तो वो सबसे पहले वो अपना साइटोप्लाज्म लॉस करेगा, उसके पास न्यूक्लियर डीएनए न्यूक्लियर मटेरियल लॉस करेगा, इसलिए इसका साइज़ कम हो जाएगा। और जो सेकंड हमारे पास वो हम डिफरेंट देख रहे हैं प्रोसेस नेक्रोसिस में, वो न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस में जो नेक्रोसिस में हमारे पास न्यूक्लियस में तीन चेंजेस आती हैं: पिक्नोसिस, कैरियोलेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। पिक्नोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास सेल के जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाएगा, और ये जो है इरिवर्सिबल कंडेंसेशन उसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है कैरियोरेक्सिस होगा, मतलब उसका जो सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट होगी, और जिसका न्यूक्लियर मटेरियल है वो सेल से बाहर आ जाएगा। उसके बाद कैरियोलाइसिस में हमारे पास जो एंजाइम होंगे वो न्यूक्लियर मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेंगे, ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, और न्यूक्लियस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा।
जबकि एपोप्टोसिस हमारे पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसलिए इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता और वो न्यूक्लियस या छोटे छोटे फ्रेगमेंट में चेंज हो जाता है और उसका साइज़ तकरीबन एक न्यूक्लियोसोम के साइज़ के इक्वल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें हम लोग तो नेक्रोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, जबकि एपोप्टोसिस में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होती, वो इंटैक्ट रहती है सेल के साथ, लेकिन उसका जो लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद सेलुलर कंटेंट की बात करें तो हमारे पास नेक्रोसिस में जो एंजाइम हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो जितना भी सेल होता है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो एपोप्टोसिस है इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहती है, जिसकी वजह से एपोप्टोटिक बॉडी जो है रिलीज़ हो जाती है। उसके बाद एडजेसेंट इन्फ्लेमेशन, नेक्रोसिस एक जो है कि हमारे पास पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमेशा होती है, इस वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, और जो एपोप्टोसिस है वो सम टाइम जो है कि फिजियोलॉजिकल भी होती है, इसलिए इसमें इन्फ्लेमेशन का कोई सीन नहीं होता। उसके बाद जो है फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक रोल देखें तो हम लोग हमारे पास जो है इरिवर्सिबल नेक्रोसिस जो है वो इरिवर्सिबल सेल डेथ है, उसमें जो है कोई भी मतलब कभी भी फिजियोलॉजी के में नॉर्मल फंक्शन में जो है नेक्रोसिस नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें एपोप्टोसिस की तो इसमें जो है हमारे पास जो अनवांटेड सेल हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और सम टाइम ये फिजियोलॉजिकल होती है और सम टाइम ये जो है कि पैथोलॉजिकल होती है। अब हम अगर जो है सेल डेथ की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बेसिकली इसमें जो मेन चेंजिंग आती हैं वो दो होती हैं, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो बेसिकली जिस दिन देख के हम कह सकते हैं कि ये सेल जो है इसमें इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है, तो उसकी दो चेंजिंग है। एक तो हमारे पास आ जाती है सेलुलर स्वेलिंग और दूसरा फैटी चेंजिंग। सेलुलर स्वेलिंग जो होती है एसोसिएट विद द इंक्रीज इन सेल परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन when it affect many cell organ cause compression of capillary, increase turgor pressure and increase organ growth। जब किसी भी सेल में इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी वजह से जो है कि उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ होगा वो कैपिलरी को जो है कंप्रेस करेगी, और टर्गर प्रेशर किसी भी आर्गन का होगा उसको इंक्रीज़ करेगी, और जो हमारे पास आर्गन का साइज़ भी वेट भी ज़्यादा होगा। और जो फैटी चेंजिंग सेकंड हमारे पास आ जाता है, फैटी चेंजिंग जो है हमारे पास जब भी किसी सेल में इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी तो वहाँ पे ट्राईसाइल ग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड जो है कंटेनिंग लिपिड वैक्यूल साइटोप्लाज्म में फॉर्म हो जा नज़र आने लग जाएंगे, और इसको इसको ये एक वजह से जो सेल में से जो भी सेल होगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी वाला उसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म होगी। अगर हम इसके अलावा माइनर चेंजेस की बात करें तो एक आती है साइटोप्लाज्मिक चेंजिंग। साइटोप्लाज्म जो होता है वो रेडर हो जाता है, एसिनोफिलिक हो जाता है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कि वो ब्रेक डाउन हो जाती है और न्यूक्लियर मटीरियल पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, उसकी वजह से वो एसिनोफिलिक नज़र आता है। सेकंड बात जो है कि जो साइटोप्लाज्म में हमें माइलिन फिगर नज़र आने लग जाते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ फास्फोलिपिड होते हैं। मेम्ब्रेन चेंजिंग की बात करें तो हमारे पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका जो लिपिड बाइलियर स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, माइक्रोविलाई जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और जो इंट्रासेलुलर अटैचमेंट है वो लूज़ हो जाती है, और जो सेल के अंदर कंटेंट होता है और नेलीज होती हैं वो इधर उधर बिखर जाती हैं। अब ये देखा जाए इसमें हमारे पास नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अपनी जगह ठीक है, जो लिपिड बाइलियर स्ट्रक्चर है वो भी सही है, और जो साइटोप्लाज्म है वो भी नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन लाइक इस डायग्राम की बात करें तो इसमें जो है कोई भी स्ट्रेस आके हम अप्लाई हुए, इसमें स्वेलिंग हुई है, जो इसमें स्वेलिंग हुई है, इसका जो माइलिन फिगर नज़र आ रहे हैं, इसका जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन बल्ब फॉर्म हुए हैं, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है वो हमें डिस्टॉर्ट नज़र आ रही है। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो ठीक है, मतलब वो न्यूक्लियस इसका काफ़ी हद तक ठीक है। अगर हम इससे स्ट्रेस रिमूव करें तो ये हमारे पास सेल जो है नॉर्मल हो सकता है। अगर हम इस डायग्राम में देखा जाए तो इसमें जो है न्यूक्लियस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, सेल में जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन है वो सेल में हो गई है, इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया, साइटोप्लाज्म हमारे पास इसिनोफिलिक हो गया न्यूक्लियर मटेरियल की वजह से, तो ये हमारे पास सेल
दोबारा अपनी रियल कंडीशन में नहीं आ सकता, तो इसे हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी या सेल डेथ होगी यहाँ पे। थैंक यू।